हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो गया था। फर्स्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था वो तो आपकी सेंड कर दिया था, आपको वीडियो कर दी थी, भेज दी थी। अब हमारे पास सेकंड चैप्टर तो होगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हमने नहीं किया था। आपको कहा था भाई अच्छे से सेकंड कर लो, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट करेंगे। तो आप डेली ना थर्ड चैप्टर के साथ साथ एक वीडियो किसकी भेजेंगे, आपके सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखो फर्स्ट में तो ना मेन क्वेश्चन ही करवाए थे, वो टेस्ट का शेड्यूल था, वो टेस्ट तो पता नहीं किस वजह से नहीं हुआ, लेकिन इसमें मैं सारे पार्ट करवा रही हूँ। वहाँ पे टाइम कम था इसलिए आपको मेन करवाए थे। अगर किसी बच्चे को उनके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आप बेटा मैसेज कर देना। देखो इधर फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए सेट है 1 2 3, बी जो सेट है वो है 4 5। यू कह रहा है ए क्रॉस बी निकालो, तो मेरे ख्याल में हर बच्चा कर सकता है इसको। क्या आएगा, ए क्रॉस बी, दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ पे दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट में सारे के सारे कैसे एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में। कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। तो ये आएगी हमारी ए क्रॉस। फर्स्ट क्वेश्चन था, देख लेना कौन सा ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन सुनो, ए सेट दे दिया ए डी, बी सेट दे दिया बी सी ई, यू कहता है, और एक सेट सी और दे रखा है बी सी एफ, बी सी एफ। यू कह रहा है ए क्रॉस बी माइनस सी निकालो, तो ए सेट तो हमारा क्या है ए बी, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट b माइनस सी के साथ करनी है। b माइनस सी यानी कि b के वो एलिमेंट जो c के अंदर नहीं है, तो b का एलिमेंट b तो c में है, c भी है, e नहीं है, और f अगर हम देखते हैं तो f भी है, तो सिर्फ क्या लेंगे e। और यहां से अगर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ए ई और डी ई, ये दो एलिमेंट आएंगे, ये दो ऑर्डर पेयर आएंगे। उसके बाद देखो इसका थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ए सेट है 1 2 3, ए हमारा सेट है 1 2 3, बी जो सेट है वो है 3 4, और सी सेट है 4 5 6। ठीक है, यू कहता है ए क्रॉस बी की इंटरसेक्शन निकालो ए क्रॉस सी के साथ, तो पहले मुझे ए क्रॉस बी लिखवा दो। ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 और 3 4। ये आ गया हमारा ए क्रॉस बी। फिर कहता है ए क्रॉस सी लिखो। अब ए क्रॉस सी अगर लिखेंगे तो ए की क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा, उसके बाद 3 4 आएगा, 3 5 आएगा और 3 6 आएगा। अब यू कहते हैं ए क्रॉस बी की इंटरसेक्शन करो ए क्रॉस सी के साथ, तो बताओ क्या आएगी। ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जो दोनों में कॉमन है। हमने देखो 1 3 देखा, 1 3 यहाँ नहीं है, 1 4 देखे तो 1 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में जाएगा। अगर 2 3 देख रहे तो 2 3 हमारा यहाँ नहीं है। अगर हम 2 4 देखें तो 2 4 एलिमेंट इसमें है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4। 3 3 एलिमेंट यहाँ नहीं है। अगर हम 3 4 देखें तो 3 4 एलिमेंट यहाँ पे है। तो ये तीन ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो दोनों में क्या है, कॉमन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट बेटा फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए क्रॉस, इस क्वेश्चन को ध्यान सुनना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी किसके इक्वल होगा। कोई सेट नहीं दे रखा उसने, और जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शंस में भी ऐसा ही है कि ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, और भी तीन ऑप्शन बना रखे हैं। अब यहाँ से देखो सेट आपको दिया नहीं, या तो आपकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद हो। अगर प्रॉपर्टीज अच्छे से आपको याद नहीं है ना, तो फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था, ऐसे केस में क्या करो, अपनी तरफ से सेट कंसिडर कर लो। अपनी तरफ से सेट कंसिडर करने का मतलब है हमने ए बी सी डी
4 सेट मान लेंगे, छोटे छोटे सेट मान लो, 2 2 एलिमेंट, चाहे भले एक एक एलिमेंट ले लो। ए ले लिया 1 2, बी ले लिया 1 3, सी ले लिया हमने 2 3 और डी ले लिया हमने 1 4। कोई भी एलिमेंट लो, सभी में 2 लेना भी कोई जरूरी नहीं है। आप 2 एलिमेंट बढ़ा लेंगे तो फिर क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, हमें तो सिर्फ एक बार वेरीफाई करना होता है। यहाँ से क्या करना, तुम अपनी तरफ से ए क्रॉस बी निकालो। अब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 1 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा और 2 3 आएगा। उसके बाद सी क्रॉस डी निकालो। सी क्रॉस डी निकाला तो 2 1 आया, 2 4 आया, 3 1 आया और 3 4 आया। और यहाँ से इन दोनों की क्या कर लो, इंटरसेक्शन। जब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो एक एलिमेंट कॉमन आएगा 2 1 और एक सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है 2 1। इसको यहीं का यहीं छोड़ दो और अब ऑप्शंस में जाओ और ऑप्शंस में इन्हीं एबीसीडी सेट के बेस पे जो आपसे निकलवा रहे हैं वो निकलवा लो। इन 4 में से जिस भी ऑप्शन से आपको ये आंसर मिले, यानी कि जैसे भी अप्लाई करवा रहा है, यूनियन करवा रहा है, इंटरसेक्शन करवा रहा है, जिसमें आपको ये एलिमेंट मिले सिर्फ 2 1 वाला ऑर्डर्ड पेयर, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज अच्छे से आती तो उस बात का तो फिर कहना ही क्या है, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। नेक्स्ट सुनो, 5th, ए सेट दे रखा है 1 2 4, 1 2 4, बी सेट दे रखा है 2 4 5, सी सेट दे रखा है 2 5। यू करे ए माइनस बी की क्रॉस प्रोडक्ट करो बी माइनस सी के साथ। तो पहले लिखवा दो ए माइनस बी। सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, सिर्फ ऐसा एलिमेंट कौन है, 1 जो बी में नहीं है। बी माइनस सी, सेट बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं, तो 2 तो है, 4 नहीं है, 5 भी है। और इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में एक ही ऑर्डर्ड पेयर जाएगा, कौन सा, 1 4। तो ये आपका 5th क्वेश्चन। 6 सुनो, 6 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम। ये क्या है, 2 सेट है ए और बी। ए और बी सेट की इंटरसेक्शन अगर करते हैं, कह रहे हो कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है ना वो कितने हैं, n है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में n एलिमेंट कॉमन होने का मतलब क्या हुआ। n एलिमेंट कॉमन होने का मतलब है कि सेट ए में भी कम से कम n एलिमेंट जरूर है। ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम की बात कर रहे हैं। और जो सेट बी है ना उसमें भी हमारे कम से कम कितने एलिमेंट जरूर है, n। नहीं समझे आप? जैसे आपने n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाली और उसमें 3 एलिमेंट आ जाए, और अगर ए सेट में 2 एलिमेंट हो और बी सेट में चाहे 10 एलिमेंट हो, क्या कभी इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। यानी कि अगर 2 सेट की इंटरसेक्शन के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो दोनों सेट में कम से कम 3 एलिमेंट तो जरूर है। अब ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। अभी यूं कह रहे अभी ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में n एलिमेंट, तो हम यूं कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए की बात करें तो उसके पास कम से कम n है, और सेम कंडीशन किसके साथ है, बी के साथ है। अगर हमें ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो क्या फॉर्मूला पड़ा था, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट की मल्टीप्लाई बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से कर दो, तो n इंटू एन क्या आएगा, n²। मतलब जिन दोनों सेट में कम से कम n एलिमेंट है उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो वहां पे n² एलिमेंट होंगे। अब आपसे पता है क्या पूछ रहा है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a की इंटरसेक्शन अगर की जाए तो उनमें कितने एलिमेंट कॉमन होंगे। मुझे ये बताओ, a क्रॉस b में अगर n² एलिमेंट है तो b क्रॉस a में भी तो n² रहेंगे। ये चीज आपको बताई थी। b क्रॉस a निकालते हैं तो हर ऑर्डर पेयर का ऑर्डर बदल जाता है। ऑर्डर जरूर बदल जाता है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट तो उतना ही रहते हैं ना। तो यहाँ से क्या कहेंगे, n² इसके पास हो गए, कम से कम n² इसके पास हो गए। तो अगर इनके कॉमन की बात की जाए तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में भी कम से कम n² एलिमेंट कॉमन जरूर होंगे। फिर देखो 7th क्वेश्चन में सेट ए दे दिया 1 2 3, सेट बी दे दिया 1 3 5, सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 1 3 5। सुनो बेटा, आर उसने खुद दे रखा है, रिलेशन पढ़ा था ना हमने, ध्यान होगा भाई। आर को
डोमेन से कोडोमेन। अब हमारा डोमेन सेट ए है, कोडोमेन सेट बी है। तो ये बताओ आर सेट ए से बी पे रिलेशन कब होगा? ध्यान है, आर डोमेन और कोडोमेन की क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। ये तो रिलेशन की डेफिनेशन थी। यहाँ पे क्या कह रहा है उसने? आर दे दिया हमें लिख के। क्या मतलब हुआ इस बात का कि भी 1 की रेंज 3 है, 2 की रेंज 5 और 3 की रेंज क्या है? 3। अब यूं कहते हैं आर इनवर्स निकालो, तो निकाल दो आर इनवर्स। आर इनवर्स में क्या करते हैं? डोमेन बन जाता है कोडोमेन और कोडोमेन बन जाता है डोमेन। तो यहाँ पर हर ऑर्डर पेयर का ऑर्डर बदल जाएगा, क्योंकि जो डोमेन का एलिमेंट है ना वो तो बन जाएगा कोडोमेन का, और जो कोडोमेन का एलिमेंट है वो किसका बन जाएगा? डोमेन का। मेन जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो आपके माइंड में जरूर रखो कि रिलेशन होता क्या है, किस तरह से उसको हमें चेक करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है सेट ए है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है n और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट है n। तो यहां से हमसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनने का मतलब ये है कि जो हमारा R है ना उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। अब ये बताओ, हमने पावर सेट पढ़ा था, अगर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट n होते थे तो पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट होते थे। अब हम जिस रिलेशन वर्ड की बात कर रहे हैं उस रिलेशन में रिलेशन होता कब है? जब वो डोमेन और कोडोमेन की क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट हो। तो R के पास A क्रॉस B से ज्यादा एलिमेंट तो नहीं जा सकते। R सबसेट होता है A क्रॉस B का, यानी कि R के एलिमेंट और A क्रॉस B के एलिमेंट इक्वल हो सकते हैं, या फिर यूं कहेंगे कि R में जो एलिमेंट है ना वो A क्रॉस B से क्या रहेंगे? हमेशा कम रहेंगे। अब देखो यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछो, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने होंगे। तो बताओ कितने हो जाएंगे? m into n हो जाएंगे। अगर A क्रॉस B में m into n एलिमेंट हैं तो यहाँ पे जो R सेट लिखा जाता है उसके अंदर एलिमेंट की बात करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर m into n। ये वही है, यहाँ पर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते थे? n। लेकिन अब हमारा सेट कौन है? A क्रॉस B, और A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? m into n। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 raised to the power m into में n। कई बार वो यूं पूछ लेता है कि कितने नॉन एम्प्टी होंगे नंबर ऑफ रिलेशन, तो इसमें एक तो एम्प्टी रिलेशन भी होता है। नॉन एम्प्टी अगर पूछेगा तो टोटल निकाल के उनमें से क्या माइनस कर देंगे? 1। 2 raised to the power m into n माइनस में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। वो जिस भी सेंस में पूछेगा उसे हम बता देंगे। जैसे आपका सेट ए हो, उसमें 3 एलिमेंट हो 1 2 3, सेट बी में 2 एलिमेंट हो 4 5, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो गए? 3 into 2 यानी कि 6। तो वहां पर कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे? 2 raised to the power 6 यानी कि 64 नंबर ऑफ रिलेशन। फिर देखो 9th सेट दे दिया 2 3 4 5 और दूसरा सेट है 3 6 7 10। नाम नहीं दे रखा, आप रखना चाहो तो रख सकते हो। ये सेट A और ये सेट B। कहते हैं R एक रिलेशन है, R एक रिलेशन है सेट A से B पे। X रिलेटेड होगा Y से कब? जब X is relatively prime to Y। X is relatively prime to Y का मतलब पता है क्या होता है? वही ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर जाएंगे जो क्या हो? को प्राइम हो। अब को प्राइम का मतलब समझते हो? उन दोनों एलिमेंट का अगर HCF निकाला जाए तो HCF क्या आना चाहिए? 1। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे आपसे कोई पूछे 2 का 4 का HCF बताओ, तो 2 का 4 का देखो दोनों के कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। पहले तो जैसे इसके फैक्टर हम ले तो 1 है 2 है, इसके हम लेंगे तो 1 है 2 है और एक खुद 4 है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया? 2, यानी कि दोनों का HCF 1 नहीं है ना। तो अगर 2 4 पेयर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये रिलेटिवली प्राइम होगा, तो रिलेटिवली प्राइम के लिए आपको क्या चेक करना है? को प्राइम, और 2 4 को प्राइम नहीं होते।
तो ये तो इसका मीनिंग है कि रिलेटिवली प्राइम में आपको चेक क्या करना है। अब मुझे ये बताओ कौन कौन से ऐसे पेयर होंगे जो आर के अंदर जाएंगे। देखो 2 3 पेयर आर में जाएगा क्योंकि 2 का 3 का HCF क्या होगा 1। 2 6 पेयर नहीं जाएगा, 2 7 पेयर आर में जाएगा, 2 10 नहीं जाएगा, 3 3 नहीं जाएगा, 3 6 भी नहीं जाएगा, 3 7 जाएगा। उसके बाद हमारा 3 10 भी जाएगा, 4 3 जाएगा, 4 6 नहीं जाएगा, 4 7 जाएगा और 4 10 नहीं जाएगा, 5 3 जाएगा, 5 6 जाएगा, 5 7 भी जाएगा और 5 10 नहीं जाएगा। तो ये तो आपका आ जाएगा R। अब इसमें शायद उसने डोमेन रेंज पूछ रखा है, तो डोमेन पूछेगा तो हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट उठा लो, क्या आएगा 2 3 4 5। अगर रेंज पूछता तो 3 7 10 6। रिपीट नहीं करना आपको, हर एलिमेंट को एक बार लिखना है। तो ये था रिलेटिवली प्राइम का मतलब। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। यू कह रहा है आर एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट, ध्यान सुनना, एक्स बिलोंग करता है सेट ए में, वाई बिलोंग करता है सेट बी में, मतलब हमारा डोमेन है सेट ए, कोडोमेन है सेट बी। कहता है एक्स रिलेटेड है वाई से, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं रेंज। अब तुम ये कहोगे सेट तो यहाँ पे दिया ही नहीं, ठीक है नहीं दिया, लेकिन रेंज का मीनिंग क्या है, रेंज में कौन कौन से एलिमेंट जाते हैं वो तो हम बता सकते हैं ना। देखो इस ऑर्डर पेयर में पहला जो एलिमेंट होता है ना वो डोमेन का होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो कोडोमेन का होता है। होती क्या है रेंज, यानी कि रेंज के अंदर y की वैल्यू जाती है। लेकिन उन y की वैल्यूज की खास बात क्या होगी कि y की वैल्यू सेट B में बिलोंग करेंगी, लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा। हमें थोड़ा सा x के बारे में बताना पड़ेगा कि y की वो वैल्यूज रेंज में जाएंगी जो सेट B में बिलोंग करती है और साथ के साथ जो x की वैल्यू रखने से आपको y मिले और x कहां से लिया जाएगा सेट A में से। जैसे पीछे एग्जांपल आए भी थे, भाई हमारे पास 1 2 3 है, 1 2 3 4 है और यहाँ पे 2 3 4 है और रिलेशन की कंडीशन है y इक्वल टू x प्लस 1। तो मुझे जब तुम x को 1 रखोगे तो y 2 आएगा, 2 रखोगे तो 3 आएगा, 3 रखोगे तो 4 आएगा, 4 रखोगे तो 5 आएगा। अभी बताओ x की वैल्यू 4 के लिए जो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है ना वो इस सेट में नहीं है, तो यानी कि हम 5 को रेंज में नहीं ले सकते, यानी कि वैल्यू y की होगी लेकिन सेट B में बिलोंग करे, x की वैल्यू डोमेन में से उठाते हैं तब। तो इसका जो भी ऑप्शन है शायद थर्ड फोर्थ जो भी आप चेक कर लेना, फोर्थ ऑप्शन मिलेगा इसका। नेक्स्ट देखो फिर 11th, सेट A दे दिया 1 8 27 64 125 125। सेट B है 1 2 3 4 5 6। कहता है R एक रिलेशन है, कंडीशन क्या देखो, वो ऑर्डर पेयर R के अंदर जाएंगे जिसमें ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेट A में से लेना है, दूसरा एलिमेंट सेट B में से लेना है। अब ध्यान सुनना, कहता है A इज क्यूब ऑफ B, A इज क्यूब ऑफ B। देखो R के अंदर कौन कौन से जाएंगे, अब 1 है वो रिलेटेड होगा 1 से क्योंकि 1 क्यूब है किसका 1 का। ध्यान सुनना भाई, अब देखो 8 जो है ना 8 वो रिलेटेड होगा 2 से क्योंकि 8 2 का क्यूब होता है। 27 रिलेटेड होगा 3 से क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है। 64 रिलेटेड होगा 4 से और 125 रिलेटेड होगा किससे 5 से। 6 का रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा। अगर R तो लिखवाते तो क्या लिखोगे 1 1 8 2 27 3 64 4 125 और 5। अगर यहाँ पे डोमेन पूछता है तो डोमेन में क्या आ जाएगा 1 8 27 64 125। अगर रेंज पूछता है तो 1 2 3 4 और 5। तो ये आपकी क्या हो जाएगी रेंज। अगर यूं कहे R इनवर्स लिखो तो हर ऑर्डर पेयर का ऑर्डर बदल दो, वो हो जाएगा आपका R इनवर्स। नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन, ये कह रहा है वो ऑर्डर पेयर R के अंदर जाएंगे, क्या खास बात हो कि y बराबर हो मोड ऑफ x माइनस 1 के।
एक्स इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए, और सबसे मेन बात ये है कि मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो मुझे ये बता दो कि आप एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हो, वो इंटीजर जिनका मॉडुलस करने से वो 3 या 3 से लेस रहे। तो बताओ कौन कौन से, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अगर ये कहो कि -4 ले लो और भी छोटा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन -4 का मॉडुलस कितना है 4, 4 तो 3 से लेस नहीं होता ना। अब आप क्या करो, यहाँ से एक्स की वैल्यू उठाई जाओ और आपको वाई मिलता चला जाएगा, तो आपका आर बन जाएगा। अगर वो इसमें डोमेन पूछ रहा है तो एक्स वाली वैल्यू जाएंगी, रेंज पूछेगा तो रेंज जैसे आपने -3 रखा तो -3, -1, -4, उसका मॉडुलस कितना आ जाएगा 4, तो वो आपकी क्या हो जाएगी रेंज। इस तरह से आपको बताना है इसकी डोमेन और रेंज।